गुड आफ्टरनून। एक बार प्लीज कंफर्म कर देना, ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑडियो या वीडियो में कोई भी दिक्कत? ठीक है। हर्ष, आई थिंक आपने शायद लेट ज्वाइन किया था, मतलब कोर्स को लेट ज्वाइन किया था, तो नोट्स वगैरह बना पा रहे हो आप? मैं आपको भिजवा दूंगा, अगर नोट्स को लेकर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना ना। अगर नोट्स को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। हालांकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में तो अपने पहले लेक्चर से ही नोट्स डिक्टेट करवा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने थोड़ा लेट हो गए थे, लगभग आर्टिकल 18 या 19, 17, आर्टिकल 17 से डिक्टेट करवाना चालू किया था। ठीक है, तो फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। ठीक है, करते हैं क्लास चालू। होप सब लोग आगे होंगे। चलिए भाई, ओके, आ जाइए। अब चालू करते हैं अपने कंडीशन और वारंटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज ध्यान रखना, जहां भी आपको लगे कि यार मुझे नहीं समझ आ रहा, दोबारा बता दो, कुछ भी रहे पूछ लेना। मैं जितना हो सकेगा उतना सिंपल करके बताने की कोशिश करूंगा, बट अगर फिर भी कहीं भी कंफ्यूजन रहे तो पूछ लेना। ठीक है, कोई मैं शब्द बोलूं, कोई वर्ड बोलूं, उसमें आपको लगे यार इसका मतलब क्या है, ये बता दो, तो वो भी बता दूंगा। तो है क्या, दो चीजें हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। एक है कंडीशन, एक है वारंटी। अब हमसे एक तो ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये क्या है, ये बता दो। हमसे एक ये पूछ लिया जाता है कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बता दो। हमसे ये पूछ लिया जाता है कि क्या कंडीशन वारंटी बन सकती है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। क्या वारंटी कंडीशन बन सकती है? उसके अलावा दोनों में डिफरेंस हो गया, कंडीशन क्या होता है, वारंटी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस। बस ठीक है, एक बार अपने इसी को एक बार कवर करते हैं, फिर आगे देखते हैं। कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है, इससे पहले अपने एक बात समझ लेते हैं। हम ना इसमें अभी एक बात बोलेंगे, स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन साहब, स्टिपुलेशन होती है, ये होती है, ये क्या है, ये है लीगल वर्ड। किस चीज का? टर्म्स का। आप और मैं मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज आपने मेरे से ये कोर्स खरीदा, तो हमारे बीच में कोई ना कोई बात हुई होगी। आपने कहा सर मेरे को तो कोर्स 1 साल के लिए चाहिए, मैंने कहा ठीक है भाई, आपका 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, आपसे इतनी फीस ली जाएगी, क्लासेस कब होगी, इस समय होगी, कितनी क्लासेस होंगी, कोर्स को आप कितने समय में खत्म करवा दोगे। ये क्या है, टर्म्स। जब भी अपने कोई चीज खरीदते हैं मार्केट में तो टर्म्स होती है कि भाई मैं आपसे इतने रुपए में ये चीज खरीद रहा हूँ, ये चीज आप मेरे को जो दोगे इतने किलो होगी, इतने ग्राम होगी, ये क्वालिटी होगी, ये सब। तो वो जो टर्म्स होती है ना गुड्स को लेकर, किस चीज को लेकर, गुड्स की क्वालिटी को लेकर, गुड्स की क्वांटिटी को लेकर, समय को लेकर कि भैया किस समय पैसा दोगे, किस समय सामान दिया जाएगा, या और कोई भी टर्म्स जो आप अभी सोच सकते हो, एनी अदर कुछ भी, इन सभी को हम बोलते हैं स्टिपुलेशन। इन सभी को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टिपुलेशन। हिंदी के अंदर जो भी इसका शब्द है, हिंदी का इसका शब्द थोड़ा सा अजीब है, एक बार मैं बता देता हूँ। एक मिनट, हाँ। हिंदी वाला जो शब्द है थोड़ा गलत हो तो बता देना भैया। ठीक है, अब आ जाइए। अब हमको ये पता लग गया भाई स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है। इन शॉर्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों में, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स होती है, बातें लिखी जाती है, जिसको आप बोल सकते हो, नॉर्मली हम बोल देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। देसी भाषा में अपने ऐसा बोल देते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। बातें कि पेमेंट कब होगी, डिलीवरी कब होगी, क्वालिटी क्या होगी, कितनी क्वांटिटी होगी, कितना पैसा, एक एक चीज। टर्म एज टू प्राइस कि कितना पैसा पे करना है, कुछ भी, वो सब होती है स्टिपुलेशन। अब इसी स्टिपुलेशन को लेकर ये कहा गया है कि साहब ये जो आप टर्म्स लिखते हो ना, ये जो आप टर्म लिखते हो, ये दो तरह की होती है। कुछ टर्म्स कहलाती हैं कंडीशन, कुछ टर्म्स कहलाती है वारंटी। अब बात आई भाई ये क्या है। मैंने कहा सर कुछ टर्म्स तो बन जाती है कंडीशन, जिसका मतलब कि अगर कोई भी पार्टी उसका ब्रीच करती है तो सर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है।
जिसको हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड किया जा सकता है, वो अपने आप नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा, सेट असाइड किया जा सकता है। वारंटी क्या है? सब कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि अगर आप उसका ब्रीच करते हो ना तो कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड नहीं होगा, अपन सेट असाइड नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। फिर क्या होगा? जो भी पार्टी है जिसका उस वजह से नुकसान हो रहा है वो सिर्फ डैमेजेस ले सकती है। दोबारा आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के अंदर बातें लिखी जाती है। आप मेरे से कोई भी सामान खरीद रहे हो या मैं आपसे, तो हमें बातें होंगी, कितना सामान, कितनी क्वांटिटी, कितनी क्वालिटी, कितना प्राइस, कब आप मेरे को पैसा दोगे, कब मैं आपको सामान दूंगा, एक एक चीज, उसको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उन्हीं टर्म्स को लीगल भाषा में क्या बोला जाता है? स्टिपुलेशन। ये स्टिपुलेशन दो तरह की होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो टर्म्स होती हैं वो दो तरह की होती है। कुछ टर्म्स को बोला जाता है कंडीशन, कुछ टर्म्स को बोला जाता है वारंटी। ये क्या है? ऐसी कोई भी टर्म्स जिनका अगर ब्रीच होता है, कोई भी पार्टी अगर उसका डिफॉल्ट करती है तो ऑपोजिट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकती है, अपने आप नहीं होगा। वारंटी ऐसी कोई भी कंडीशंस जिसका अगर ब्रीच होता है तो कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड नहीं होगा। हाँ, ऑपोजिट पार्टी डैमेजेस क्लेम कर सकती है कि भैया टर्म्स ब्रीच होने की वजह से मुझे नुकसान हो गया, डैमेजेस क्लेम कर सकते। अब बात आती है भाई कैसे पता लगेगा कैसे पता लगेगा कि क्या कंडीशन है, क्या वारंटी है, कैसे पता लगेगा? तो ये चीज ध्यान रख लेना कि कैसे पता लगेगा ये कभी पार्टी नहीं डिसाइड करती है, पार्टीज नहीं डिसाइड करती हैं। एक, जस्ट बिकॉज पार्टी ने लिख दिया कि ये कंडीशन है, पार्टी ने लिख दिया कि ये वारंटी और ये मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कैसे पता लगेगा कि क्या कंडीशन है या क्या वारंटी है, ऐसी कोई भी टर्म्स जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस है। मैं आपसे मान लीजिए सोना खरीद रहा हूं, सोने के अंदर तो क्वालिटी मैटर करती है। मैंने आपको बोला कि भैया मेरे को तो 24 कैरेट गोल्ड चाहिए, आप मुझे 24 कैरेट ना देके 20 कैरेट सोना दे रहे हो। अब वहां पर मामला ही सारा क्वालिटी का था कि मैं आपको 24 कैरेट सोने के इतने रुपए दूंगा, आप मेरे को कम क्वालिटी दे रहे हो, चाहे आप कम पैसा लेने को भी रेडी हो रहे हो, पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो क्वालिटी के ऊपर खड़ा था ना, वहां पर मैं कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाइड कर सकता हूँ। तो ये मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया कंडीशन क्या होगी और वारंटी कैसे होगी, कैसे डिसाइड किया जाएगा? सर ये कोर्ट डिसाइड करती है, ये केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे पता लगता है। अगर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ऐसी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट लग रही है तो वो मानी जाएगी कंडीशन। अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्म एंड कंडीशन वो ऐसी है जो मेन पार्ट नहीं लग रही है तब हम उसको बोलते हैं वारंटी। ये पूछा गया क्वेश्चन है प्री में कि क्या कंडीशन और वारंटी पार्टी डिसाइड करती है? पार्टी नहीं डिसाइड करेगी। जस्ट बिकॉज पार्टी ने लिख दिया कि इसको कंडीशन की तरह ट्रीट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। पार्टी ने लिख दिया कि इसको वारंटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो मेन पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का तो वो कंडीशन ही कहलाएगी। तो क्या कंडीशन है, क्या वारंटी है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं, वो केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या कंडीशन है और क्या वारंटी है। जैसे एक एग्जांपल है, दो एग्जांपल है। ये एक पर्सन है, ये एक कार एजेंसी में जाता है, ठीक है? किसमें जाता है? कार एजेंसी। कार एजेंसी वाले को बोलता है कि भैया मेरे को गाड़ी चाहिए, किस पर्पज से? मेरे को गाड़ी चाहिए ट्रैकिंग के पर्पज से, कि मैं गाड़ी को पहाड़ों में ले जाना चाहता हूँ, ये सब उस हिसाब से गाड़ी बताओ मेरे को। इसने कहा कि भैया ये लो, ये गाड़ी आई है, नई गाड़ी है, YZE, ये कार है, आप ये ले लो। इसने वो कार खरीद ली। कार खरीद के जैसे ही पहाड़ों पे गया ट्रैकिंग के ऊपर, वहां पर इसकी कार जो है यहाँ पर खराब हो गई। पता लगाया तो पता लगा कि ये गाड़ी का तो इंजन ही कमजोर है, ये गाड़ी तो ट्रैकिंग के लिए हो ही नहीं सकती। अब ये कहना चाहता है कि भैया जो टर्म्स एंड कंडीशन है, मैंने तुमको बोला था कि मेरे को गाड़ी ट्रैकिंग के लिए चाहिए, पहाड़ों में ले जाने के लिए चाहिए, तुमने मेरे को गाड़ी गलत दे दी, मैं कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड करना चाहता हूँ, अपनी चीज वापस ले जाओ, मुझे मेरा पैसा दो। वो कहता है ऐसे नहीं होता, पैसा किस बात का वापस दो, सही करके दे दूंगा। वो कहता है सही नहीं, डैमेजेस नहीं, मेरे को तो वो सेट असाइड करो। अब यहाँ बात आई कि भैया क्या ये मेन पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट? क्या ये मेन टर्म थी कॉन्ट्रैक्ट की कि मेरे को गाड़ी किस? बिल्कुल सर, उसने बताया है गाड़ी उसको किस लिए चाहिए, उसने बकायदा एक एक बात बताई कि मेरे को गाड़ी इस वजह से चाहिए और मुझे वही गाड़ी देना। अब गाड़ी देने वाले ने गलती की है, तो जो ये ब्रीच ऑफ टर्म है इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रीच ऑफ कंडीशन।
ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि क्या कंडीशन है क्या वारंटी, आप उस पर मत पजल रह जाना कि आप ये ढूंढ रहे हो कि यार कंडीशन कैसे पता लगेगी वारंटी। वो केस के फैक्ट टू फैक्ट चलेगी। जो भी जो भी आपके सामने केस आता है, अगर लगता है कि जो टर्म्स है वो उसका मेन पार्ट है तो वो कंडीशन है, मेन पार्ट नहीं है तो वो वारंटी। सीधी सी बात है। जैसे कि ये एक पर्सन है, ये इस दूसरे पर्सन से शिप खरीदने गया, नहीं पानी में चलने वाला जहाज खरीदने गया। इसने उसको बोला कि यार मुझे पानी का जहाज चाहिए। ठीक है भाई साहब, इसने बोला कि ये एक पानी का जहाज है, ठीक है, ये एक पानी का जहाज है, ठीक है, इस पानी के जहाज का जो वजन है वो है 460 टन। एक्चुअली में पानी के जहाज का वजन था 360 टन। बात क्या हो गई जी, बात ये हो गई कि साहब इसको बाद में पता लगा कि यार ये तो जहाज तो 360 टन का है, ये तो 460 टन का है ही नहीं। तो इसने इसको बोला कि भाई ये तो 360 टन का है यार, कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाइड करो। तुमने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है, तुमने क्या किया, ऐसी टर्म का ब्रीच किया है जो टर्म मेन पार्ट थी। उसने पूछा मेन कैसे थी बताओ। तुमने जहाज की बात की थी, तुमने मेरे को ये बोला था कि तुमको 460 टन ही चाहिए, तुमने कहा जहाज चाहिए, मैंने अपने हिसाब से बोल दिया कि ये जहाज ले लो 460 टन। मैं मानता हूं मेरी गलती है, आप मुझसे डैमेजेस ले लो, डैमेजेस ले लो। सेटिस्फाइड कैसे हो सकता है, ये कोई मेन पार्ट थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट का, ऑब्वियस मेन नहीं है। शुरू में इसने इसको बोला कि मेरे को जहाज चाहिए, इसने इसको जहाज दिया। इसने ये तो नहीं बोला कि मेरे को 460 टन का जहाज चाहिए। इसने इसको ये तो नहीं बोला कि मेरे को जहाज किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए और उस पर्पस के हिसाब से फलाना जहाज होना चाहिए। उसने बोला भैया जहाज दे दो यार, 360 टन हो 460 टन हो कोई भी। हाँ, इस भाई साहब ने बताने में झूठ बोला, चाहे झूठ बोला, जानबूझ के झूठ बोला, इस भाई साहब ने झूठ बोला, मुझे डैमेजेस मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रीच ऑफ टर्म हुआ है ये वारंटी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वारंटी माना जाएगा। अब मैंने आपको ये पूरी राम गाथा इसलिए बताई है, हमको इस चीज में पजल नहीं रहना है कि यार कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है, ये कैसे पता लगेगा। लग गए सोचने कि मैं दुकान पे गया, मैंने उसको ये बोला, ये कंडीशन होगी कि वारंटी। मैं कल फ्रिज खरीद के लाया, उसमें ये हुआ, ये कंडीशन होगी कि वारंटी। हमारा ये काम नहीं है, हमको लॉ पढ़ना है और अपने को एग्जाम क्लियर करना है। क्या चीज कंडीशन है, क्या चीज वारंटी है, वो केस के फैक्ट टू फैक्ट चलती है। तो आप उसमें कोई भी यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बना सकते, तो चीजों को सिंपल रखना। ठीक है, अब अपने क्लास चालू करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने आपको बेसिक इसलिए बताया ताकि अब आप क्लास समझ सको। हमको ये बात पता लग गई, हमको ये बात पता लग गई कि भाई हमारा टॉपिक आज का क्या है, कि कंडीशन क्या होता है, वारंटी क्या होता है। एक चीज हमको ये पता लग गई कि ये दोनों ही टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है। वो सब टर्म्स जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट है वो है कंडीशन, वो सब टर्म्स जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट नहीं है वो है वारंटी। इफेक्ट क्या होता है, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होगा उसका इफेक्ट क्या होगा, अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होगा उसका इफेक्ट क्या होगा, हमको इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। आ जाओ लिख लेते हैं, बात कर लेते हैं। जो भी स्टिपुलेशन होती हैं जिसको आप बोल सकते हो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो होती हैं दो तरह की। एक होती है कंडीशन, एक होती है वारंटी। कहां बोली गई है ये बात? सेक्शन 12(1) के अंदर। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कहां ये बात बोली गई है कि स्टिपुलेशन कैन बी वारंटी और कंडीशन। सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 के अंदर ये बात बोली गई। उसके बाद कंडीशन क्या होती है, आप लिखने में ऐसा भी लिख सकते हो, वो सब टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा लिख सकते हो कि ऐसी कोई भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो मेन पर्पस है या फिर मेन पार्ट है या फिर मेन पर्पस है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा खड़ा है, उसको हम बोलते हैं कंडीशन। पर आप ये लैंग्वेज मत यूज करना, टर्म्स ऑफ, वो प्लेन लैंग्वेज हो जाएगी, ऐसा लिखना। ऐसी कोई भी स्टिपुलेशन इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल जो आप बोल सकते हो कि वो मेन पार्ट है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद दूसरा,
अगर कंडीशन का ब्रीच होता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है कैन बी रेप्यूडिएटेड। कैन बी रेप्यूडिएटेड का मतलब है कि उसको सेट असाइड किया जा सकता है, अपने आप सेट असाइड होगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। व्हाट इज सॉरी, कंडीशन कहां बताया गया है? सेक्शन 12(2) में। व्हाट इज वारंटी कहां बताया गया है? सेक्शन 12(3) में। ऐसी कोई भी स्टिपुलेशन जिसको आप बोल सकते हो कि भैया ये मेन पर्पस नहीं है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आप बोल सकते हो कि ये एंसिलरी, एंसिलरी मतलब कनेक्टेड है बट नॉट मेन पार्ट, कि अगर वो उसका ब्रीच हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन वारंटी के ब्रीच के केस के अंदर जो पार्टी है, जो भी ऑपोजिट पार्टी है, वो डैमेजेस के एंटाइटल होगी। कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रेपुडिएटेड। ये एक बेसिक अपने ने अभी तक पढ़ा। कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो टर्म्स होती हैं, कुछ टर्म्स को हम कंडीशन बोलते हैं, कुछ को वारंटी बोलते हैं। अगर कोई टर्म्स कंडीशन की कैटेगरी के अंदर है उसके ब्रीच के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। अगर कुछ टर्म्स वारंटी है तो उसके ब्रीच के अंदर कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड नहीं होगा। पार्टी जो भी ऑपोजिट पार्टी है जिसकी गलती नहीं है या जो पार्टी ब्रीच कर रही है उसको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। कोई भी डाउट अभी तक इसके अंदर, ताकि अपने आगे बात कर सकें? यस, कोई भी डाउट ताकि मैं आगे बता सकूं। फिर इसी के अंदर वेदर पार्टीज कैन फिक्स टर्म्स या स्टिपुलेशन एज कंडीशन और वारंटी। ये कहना चाहता है कि क्या पार्टी डिसाइड कर सकती है क्या कि इसको कंडीशन माना जाएगा, इसको वारंटी माना जाएगा? मान लीजिए आप और मैं पार्टी है, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने उसमें बोल दिया कि भैया अगर इसका तुम ब्रीच करोगे ना तो ये मैं कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड कर दूंगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई कानून चाहे कुछ भी बोले कि ये मेन पार्ट है नहीं है, हम इसको कंडीशन ही माने, क्या पार्टी ऐसा कर सकती है क्या? क्या पार्टी ऐसा कर सकती है कि भाई लिख दे कि अगर इसने इस कंडीशन का ब्रीच किया तो कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड हो जाएगा, चाहे वो कंडीशन मेन पार्ट थी या नहीं? नहीं कर सकती। पार्टीज नहीं डिसाइड कर सकती, पार्टीज नहीं फिक्स कर सकती कि क्या कंडीशन होगा और क्या वारंटी होगा। कौन सी टर्म कंडीशन होगी, कौन सी टर्म वारंटी होगी, वो डिपेंड करेगी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन पे या कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन मतलब इंटरप्रिटेशन पे, कोर्ट जो इंटरप्रेट करेगी, ये डिसाइड किया जाएगा बाय कोर्ट। उसके बाद जस्ट बिकॉज पार्टीज ने किसी टर्म को ऐसा लिख दिया कि ये कंडीशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कंडीशन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। बहुत कम चांस है, बहुत ही कम चांस है आपसे ऐसा पूछा जाए कि भाई ऐसा। बट अगर आप ये चीज लिखते हो कि भैया वो पूछ रहा है कि कंडीशन क्या है और वारंटी क्या है, इसके बारे में लिखिए, और आप इसमें लिखते हो कि भैया क्या चीज कंडीशन होगी, क्या चीज वारंटी होगी, ये पार्टीज नहीं डिसाइड कर सकती, ये कॉन्ट्रैक्ट की कंस्ट्रक्शन पे होगा, और कंस्ट्रक्शन कौन करती है? कोर्ट। जस्ट बिकॉज किसी टर्म्स को पार्टी ने कंडीशन मेंशन कर दिया वो कंडीशन नहीं मानी जाएगी। अगर वो टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट है वो तभी कंडीशन बनेगी, अगर वो मेन पार्ट नहीं है तो वो वारंटी रहेगी, चाहे पार्टी ने कुछ भी लिखा हो कॉन्ट्रैक्ट में, उससे फर्क नहीं पड़ता। पार्टी कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। ये है आपका 12(4).
12/4 में। ये है आपका पूरा कि कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है, कंडीशन क्या है और वारंटी क्या है। अभी अपने इसका डिफरेंस भी लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। अब एक बार लिख लो आप, हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो कंडीशन एंड वारंटी, कंडीशन एंड वारंटी, हेडिंग डाल दो कंडीशन एंड वारंटी। हेडिंग डाल दिया कंडीशन एंड वारंटी। अब लिखो इसमें सेक्शन 12 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सीधा लिखना सेक्शन 12 ऑफ सोगा 1930 defines the term condition and warranty, defines the term condition and warranty, full stop. section 12 of soga 1930 defines the term condition and warranty, full stop। फिर इसमें लिखिए, फिर इसमें लिखिए, अभी एक बार इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल may contain various terms, may contain various terms as to quality of goods, quantity of goods, time of payment, time of delivery, and many others. A contract for sale of goods may contain various terms such as quality of goods, quantity of goods, time of payment, time of delivery, and many others. These terms are called as stipulation. Stipulation क्या होती है, जो terms of contract होती है, these terms of contract are called as stipulation। मतलब जो contract के अंदर terms होती हैं उसको हम बोलते हैं stipulation, ठीक है, full stop। अब इसमें लिखिए a stipulation, a stipulation in a contract for sale, a stipulation in a contract for sale can be a stipulation in a contract for sale can be either condition or warranty, can be either condition or warranty, full stop। अब पैरा चेंज करके हेडिंग डालिए कंडीशन की, कंडीशन क्या होती है, पैरा चेंज करके हेडिंग डालिए कंडीशन, और कंडीशन लिखकर ऐसे लिख दीजिएगा, कंडीशन सेक्शन 12(2) कि 12(2) में बताया गया है कंडीशन क्या होती है, लिखो। A stipulation in a contract for sale, a stipulation in a contract for sale which is essential to the contract, जो essential है to the contract, and the breach of which, and the breach of which gives rise, oh sorry, breach of which gives right to repudiate the contract, gives right to the opposite party to repudiate the contract। लिख लेना, अगर लिखना हो repudiate का मतलब होता है set aside, कि opposite party set aside कर सकती है, ये नहीं कि होगा ही होगा। Stipulation in a contract for sale which is essential to the contract and the breach of which gives right to the opposite party to repudiate the contract, full stop। फिर उसके बाद पैरा चेंज करके लिखिए वारंटी, वारंटी, फिर उसमें भी ऐसे लिख दिए वारंटी सेक्शन 12(3), इसमें लिखिए a stipulation in a contract for sale, a stipulation in a contract for sale which is not the essence of contract, which is not the essence या essential to the contract, full stop। it is ancillary, लिख देना, लिखना हो तो, नहीं भी लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, it is ancillary to contract for sale। अगर ये भी लिख दोगे ना कि not essential तो भी sufficient है, it is ancillary to the contract, full stop। the breach of warranty, the breach of warranty gives right to the opposite party to claim for damages, to claim for damages, but it does not give the right
टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। रेप्यूडिएट का मतलब होता है सेट असाइड। सेट असाइड में क्या होगा कि वो सामान लेने से मना कर देगा, वो कहेगा नहीं ले रहा हूँ सामान, ठीक है, या सेलर है वो सामान देने से मना कर देगा, ठीक है। तो इट गिव्स राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस बट इट डज नॉट गिव द राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, फुल स्टॉप, ठीक है। ये हो गया ये हो गया आपका वारंटी, कंडीशन हो गया, देन हो गया वारंटी। अब इसमें लिखिए पैरा चेंज करके, वेदर a stipulation shall be treated as condition or warranty, whether a stipulation shall be treated as condition or warranty, it shall depend on the construction of contract। कॉन्ट्रैक्ट को जो इंटरप्रेट किया जाएगा, इट शैल डिपेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फुल स्टॉप। कोर्ट शैल डिसाइड whether a stipulation is a condition or warranty, full stop। Parties shall have no right to fix any condition, to fix any stipulation as condition or warranty। पार्टीज नहीं फिक्स कर सकती कि किसको आप कंडीशन मानोगे, किसको आप वारंटी मानोगे, ठीक है, पार्टीज नहीं फिक्स कर सकती। इट शैल डिपेंड ऑन द इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन, कोर्ट ही इसको फिक्स करेगी, कोर्ट ही इसको फिक्स करेगी, ओके। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट आपके पास, जब आप जज बन जाओगे, आपके पास अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है और उसमें वो बोलते हैं कि साहब हमने देखो इसमें लिखा है किसको कंडीशन की तरह माना जाएगा, आप बोलोगे नहीं भैया तुम्हारे लिखने से कुछ नहीं होता, क्या ये मेन पार्ट है या नहीं है ये बताओ, नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें लिखो, हेडिंग डाल दो, डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी टेबल बना देना। डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, ये डायरेक्ट पूछ सकता है वो। नंबर वन, द स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, the stipulation in a contract for sale which is essential to the contract, full stop। condition में लिख देना stipulation in a contract for sale which is essential to the contract। दूसरा, stipulation in a contract for sale which is not essential or ancillary, चाहे essential लिख दो चाहे और ancillary to contract। number one, stipulation in a contract for sale which is not essential or ancillary। number two, breach of condition gives right to repudiate the contract, breach of condition gives right to repudiate the contract। breach of warranty gives right to claim for damages, breach of condition gives right to repudiate the contract, breach of warranty gives right to claim for damages। तीसरा लिखिए, बायर या फिर सीधा ऐसा लिख दो, वारंटी, सॉरी क्या नाम है, कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, वारंटी कैनॉट बी ट्रीटेड एज कंडीशन, अब ये क्या है ध्यान देना, कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंडीशन, ये क्या है, ये तो अपने बात ही नहीं है। यही अपना अगला सेक्शन 13, ये क्या है, इसको लिख लो एक बार, कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंडीशन। इसमें अब आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे अपने कि भाई क्या कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट किया। अब ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, अब ये क्या है, हम ये नहीं बोल रहे कि कब कंडीशन वारंटी बन जाएगा,
या कंडीशन वारंटी में कन्वर्ट हो जाएगा, हम ये नहीं बोल रहे, है वो कंडीशन ही। उसकी ब्रीच के केस के अंदर जो बायर था उसके पास अधिकार था कि वो कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकता है, पर उसने नहीं किया, तो कह रहा कोई बात नहीं। तो वहां पर क्या है, आपके पास अधिकार था पर आपने वो उसको सेट असाइड नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हो, वारंटी के अंदर डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। अब ये क्या है, आ जाओ इस एग्जांपल। ये भाई साहब थे गाड़ी वाले, इन्होंने बताया था मेरे को गाड़ी किस लिए चाहिए, उसने गाड़ी ढंग से नहीं दी। फिर होता क्या है कि भाई रेपुडिएट कर सकता था, ये सेट असाइड कर सकता था कॉन्ट्रैक्ट को। फिर होता क्या, जैसे अपने इंडिया में भी हो जाता है, मान लो जो एजेंसी वाला था वो उसके किसी रिश्तेदार के पास चला गया, दोस्त के पास चला गया कि यार देख लो यार मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, उसको बोलो कि मैं उसकी गाड़ी सही करवा दूंगा, उसको बिल्कुल बढ़िया गाड़ी दूसरी करवा के दे दूंगा। वो उसके पास गए कि यार देख ले यार अपना जानना मिलने वाला है, और देख ले क्यों ऐसी कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाइड करवाता है, अगर ऐसा तो कुछ करेगा तो इसकी एजेंसी में दिक्कत हो जाएगी, कंपनी में दिक्कत हो जाएगी, तो इससे डैमेजेस ले ले, जो तेरा नुकसान है वो भर देगा। अब जो मीडिएटर था वो भी उसका जानकार था, तो ये एग्री कर गया, इसने कहा चल कोई बात नहीं, तू कह रहा है तो इसको बोल दे कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी सही करवा दे। अब यहां बात है कि भाई क्या ये जो कंडीशन है ये वारंटी बन गई क्या, कानून कह रहा है ना ना, कंडीशन वारंटी नहीं बनी, बस ये है कि उसने कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट कर लिया। अब ये शब्दों का खेल है बस, और कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि जहां पर वो जो जो भी पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड करना कर सकती थी, अगर वो चाहे तो सेट असाइड ना करके डैमेजेस क्लेम कर सकती है, कर सकती है, ये कहना चाहता है। अब इसमें कहानी क्या है ये ध्यान देना, ये जो अधिकार है ना कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट करना, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकते थे पर आपने सेट असाइड ना करके आप डैमेजेस के लिए गए, ये अधिकार सबके पास नहीं है। ये अधिकार सिर्फ बायर के पास है, सेलर नहीं कर सकता। अगर सेलर के पास ये अधिकार है ना कि वो ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है और वो सेटिसाइड कर सकता है, तो भैया तुम सेटिसाइड ही करोगे, तुम नहीं कह सकते हो कि अच्छा मेरे को डैमेजेस दे दो यार, पर आप नहीं कर सकते, बायर कर सकता है। बायर जो है कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट कर सकता है, मतलब सेटिसाइड की जगह डैमेजेस क्लेम कर सकता है। उसके बाद पहली बात, ये अधिकार बायर को है, सेक्शन 13 में है, और बायर के पास भी ये अधिकार सिर्फ दो कंडीशन में है। दो कंडीशन तो क्या मतलब, ऐसी दो सिचुएशन है जब बताया गया है, और कुछ भी नहीं है कि बायर कैसे कर सकता है कि वो कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट कर ले। तो सबसे पहली बात कि ये अधिकार सिर्फ बायर के पास है, ये अधिकार सेलर के पास नहीं है। और इस अधिकार का मतलब क्या है, इस अधिकार का मतलब ये है कि जो बायर है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकता था, उसने सेट असाइड ना करके सिर्फ डैमेजेस ले लिया कि ठीक है भैया डैमेजेस दे दो मेरे को, मैं जो मेरा अधिकार है मैं उसको छोड़ता हूं, मैं जो मेरा कंडीशन वाला अधिकार है उसको छोड़ता हूं। ध्यान देना, कानून क्लियर बोलता है कि यहां पर कंडीशन वारंटी नहीं बनती है। ऐसा नहीं है कि आप बोल दोगे कि कंडीशन कब वारंटी बन जाएगी, नहीं सर, कंडीशन वही कहलाएगी, वारंटी वही कहलाएगी, बस जो कंडीशन में उसका अधिकार था उसने वो अधिकार ना क्लेम करके वारंटी का अधिकार क्लेम कर लिया। कौन कर सकता है ऐसा, बायर। आपसे क्या पूछा जा सकता है, कौन सा सेक्शन बताता है कि कब कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी। कंडीशन वारंटी बनती नहीं है, उसको वारंटी की तरह लिया जा सकता है, मतलब कि जो वारंटी के अधिकार हैं वो आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे किसके पास अधिकार है, बायर के पास। अब आते हैं, बायर के पास ये अधिकार दो ही कंडीशन में है, वेवर में, दूसरा एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स में। ये क्या है, एक बायर के पास अधिकार था, जो भी बायर था, जैसे अपने वो गाड़ी वाले में बायर था, उसके पास ये अधिकार था कि वो ब्रिज सेटिसाइड के लिए जा सकता था। अगर वो खुद ही अपना वो अधिकार छोड़ देता है कि ठीक है मैं सेटिसाइड के लिए नहीं जा रहा हूं, आप मुझे डैमेजेस दे दो, एक बेसिक। दूसरा एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, बायर के पास, बायर को पता था कि भैया सेलर ने ब्रीच ऑफ कंडीशन कर दिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट को सेटिसाइड कर सकता था, पर सेलर ने उसको सामान भेजा और उसने वो सामान रख लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पर कानून क्या बोलता है कि भैया तुमने इम्प्लाइडली वेव कर दिया अपना अधिकार, वेवर ऑफ राइट।
इम्प्लाइडली मतलब तुमने, इम्प्लाइडली मतलब तुमने एक्सप्रेसली तो नहीं, बट तुम्हारे कंडक्ट से ये हम कह सकते हैं कि तुमने अपना अधिकार छोड़ दिया कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाइड नहीं कर। ये दो कंडीशन है। तो बायर, बायर जो है कब कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट कर सकता है या कब कंडीशन के केस में वारंटी के अधिकार क्लेम कर सकता है? नंबर वन, वेवर। अगर बायर ने अपना राइट ही वेव कर दिया, सेलर ने कंडीशन का ब्रीच किया था, बायर कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाइड कर सकता था, पर अगर बायर ने अपना राइट ही वेव कर दिया, बायर ने डैमेजेस मतलब क्या कहते हैं सेट साइड छोड़कर सीधा डैमेजेस के लिए केस फाइल कर दिया, वेव कर दिया। दूसरा, सेलर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, बट फिर भी उसके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पता होते हुए भी, मतलब बायर को इस बारे में पता होते हुए भी बायर अगर गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये माना जाएगा कि बायर अपना अधिकार छोड़ रहा है, बायर कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाइड नहीं करना चाहता। तो ये दो कंडीशन, इन दो को अपने अभी लिख लेते हैं। कोई भी डाउट कुछ भी पहले अपने इसकी इसेंशियल्स लिख लेते हैं। वेवर के अंदर सीधा है नंबर वन, seller has made breach of condition, seller has made breach of condition। ये बात बायर को भी पता थी, बायर को ये बात पता थी, बायर नोज। तीसरा, बायर फाइल्स या क्लेम कर लेता है सूट फॉर डैमेजेस। बायर रैपिड सेटिस्फाइड के लिए ना जाके डैमेजेस के लिए चला गया तो माना जाएगा कि उसने अपने अधिकार छोड़ दिया। दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। नंबर वन, सेलर ने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया, बायर को यह बात पता थी, बायर को यह बात पता थी, फिर भी बायर जो है गुड्स एक्सेप्ट कर लेता है, गुड्स एक्सेप्ट कर लेता है। और जरूरी नहीं कि सारे के सारे, चाहे पूरे गुड्स या पार्ट ऑफ गुड्स। मान लो उसने 100 क्विंटल बोरी बेच 100 क्विंटल गेहूं देना था, 100 की जगह 50 भी दे दिया तब भी पार्ट ऑफ, तब भी माना जाएगा कि भैया उसने अपना अधिकार छोड़ दिया। वहां पर बायर जो है सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, बायर डैमेजेस फिर भी क्लेम कर सकता है। वहां पर उसके कंडीशन के जो राइट है वो खत्म हो जाते हैं, वारंटी के रह जाते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो फिर आप। यहां माना जाता है इम्प्लाइड वेवर। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी कि क्या आपका व्हेन कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वेवर? लिखवा दूं? लिख लोगे? एक बार लिख लो फिर अपने इस पे बात कर लेंगे। इसमें लिखो, हेडिंग डालो, व्हेन कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी। व्हेन कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी। व्हेन कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी। अभी आऊंगा इस पे ना, अभी आपके मतलब ये जो आपने बोला ना रुचि जी, इसमें आऊंगा मैं। कहाँ गया वो? दो बातें अभी एक बाकी हैं। कहाँ गया? एक तो इसमें ये जो आपने बोला ना, ये यहां से निकलेगा कि कब मानेंगे कि बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया। सेक्शन 42 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। एक और बात करेंगे अपने अभी कि अगर मान लो जो भी कंडीशन थी या जो भी टर्म्स थी, जिसको आप कंडीशन बोल दो, वारंटी बोल दो, जो भी टर्म्स थी कॉन्ट्रैक्ट की, सपोज वो इम्पॉसिबल हो गई, मतलब किसी की गलती नहीं है, ना तो सेलर की ना बायर की, वो परफॉर्म होनी इम्पॉसिबल हो गई, मान लो कानून की वजह से इम्पॉसिबल हो गई, तब क्या होगा? जो भी टर्म्स है सपोज वो परफॉर्म होनी क्या हो गई? इम्पॉसिबल, या परफॉर्म होने हो गई, अगर उसको परफॉर्म करते हैं तो वो हो जाएगी इम्पॉसिबल ही बोल दो, या फिर अगर परफॉर्म करते हैं तो वो बन जाएगी, हो जाएगी अनलॉफुल, मतलब पनिशेबल ऑफेंस हो गया। तब फिर क्या होगा? क्या तब भी ब्रीच ऑफ कंडीशन लगेगा? क्या तब भी ब्रीच ऑफ वारंटी लगेगा? ये एक और बात हुई, ठीक है। तो ये अपने तब पढ़ेंगे। अब एक बार लिख लो, व्हेन कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी। इसमें लिखो सेक्शन 13 लिख देना, सेक्शन 13 ऐसे आगे लिख देना सेक्शन 13। इसमें एक छोटी सी लाइन लिख लो, वंस ए कंडीशन इज ऑलवेज ए कंडीशन। अगर एक बार कंडीशन है तो वो कंडीशन ही मानी जाएगी। वंस ए कंडीशन इज ऑलवेज ए कंडीशन, फुल स्टॉप।
A condition does not become a warranty. A condition does not become a warranty. It can be treated as warranty by buyer द्वारा. Full stop. It can be treated as warranty by buyer. Full stop. Section 13 of SOGA 1930. Section 13 of Sales of Goods Act provides that buyer has the right, BUYER, ध्यान रखना किसके पास राइट है, buyer has the right to treat the breach of condition as breach of warranty under following circumstances. Buyer has the right to treat breach of condition as breach of warranty under following circumstances. Number one, by waiver. इसमें लिखिए, where seller has made a breach of condition, the buyer may elect to treat the breach of condition as breach of warranty. may elect to treat मतलब वो उसके पास अधिकार है कि वो उसको breach of condition, may elect to treat the breach of condition as breach of warranty and file suit for damages. Full stop. It shall amount to waiver of right to breach of condition. मतलब अब फिर वो breach of condition के जो अधिकार है ना सेट उसमें नहीं जा सकता. It shall amount to waiver of right to breach of condition. Full stop. ठीक है. Seller has made breach of condition, तो buyer ने अगर elect कर, मतलब buyer जो है, ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्ट की, and buyer may file suit for damages instead of repudiation. उसका मतलब क्या होगा, वेवर हो जाएगा. नंबर 2, by acceptance of goods. इसमें लिखिए, where seller has made a breach of condition and the buyer knowingly, मतलब उस ब्रीच के बारे में पता होते हुए, and the buyer knowingly accept the goods or part of goods, चाहे तो पूरे के पूरे या फिर सिर्फ कुछ हिस्सा ही, accept the goods or part of goods the breach of condition can be treated only as breach of warranty and the buyer may institute suit for damages only. सिर्फ damages के लिए ही जा सकता है. इसमें देखिए, एक्सेप्ट, एक अपवाद लिख लीजिए, एक्सेप्ट buyer has communicated about his intention at time of acceptance. Except he has communicated about his intention to repudiate या to set aside the contract at time of acceptance. अगर acceptance करते टाइम उसने बोल दिया ना कि ये सामान देना दे दो, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड कर रहा हूँ, और सेलर ने कहा कोई बात नहीं भाई रखो, छोड़ दो, चाहे मत लिखो, फालतू के अंदर कंफ्यूज हो गए, छोड़ दो, मत लिखो, छोड़ दो, ऐसे कंफ्यूज हो गए. ठीक है, छोड़ दो, एक्सेप्शन वाला पॉइंट छोड़ दो. अब आ जाइए, 2 बातें. एक, कब एक्सेप्टेंस माना जाता है. कब माना जाता है? 3 तरीके हैं. एक कि भैया अगर जो बायर है वो कम्युनिकेट कर देता है एक्सेप्टेंस, उसने गुड्स अपने पास रख लिए और बता दिया किसको, सेलर को, इसके बारे में कि भैया मैंने तुम्हारे सामान रख लिया है. दूसरा, बायर कीप्स गुड फॉर रीजनेबल टाइम, कम्युनिकेट नहीं किया बट वो सामान को अपने पास रखता है कुछ एक रीजनेबल टाइम के लिए, तो यहां पर भी माना जाता है कि बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए. तीसरा,
बायर अगर गुड्स को कंज्यूम कर जाता है, कंज्यूम का मतलब है कि उसने गुड्स को यूज कर लिया है और गुड्स कैनॉट बी प्लेस्ड इनटू देयर ओरिजिनल पोजीशन, जो ऐसे वो शुरुआत में थे जब उसके पास आए थे। ये तीन है, गुड्स को कंज्यूम या यूज कर गया, उसने एक्सप्रेसली कम्युनिकेट कर दिया, या फिर उसने रीजनेबल टाइम तक भी सामान अपने पास रख लिया, तब भी एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो लिख लीजिए, ठीक है। अब ठीक है, अब समझ गए रुचि जी कि भाई ये जो रीजनेबल टाइम वाला ये किस में आ जाएगा, पॉइंट 2 में, बाय एक्सेप्टेंस, कि भैया उसने रीजनेबल टाइम अपने पास रखा मतलब एक्सेप्ट कर लिए गुड्स, एक्सेप्ट कर लिए तो फिर वेवर ऑफ कंडीशन हो गई। अब लिख लीजिए, व्हेन व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड बाय बायर, या फिर हाँ ठीक है, व्हेन एक्सेप्ट नहीं, इसमें क्या लिखें, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड बाय बायर नहीं, हाँ, व्हेन बायर इज सेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, कब हम बोल सकते हैं कि बायर ने गुड्स है, व्हेन बायर इज सेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, इसमें लिख देना सेक्शन 42। हालांकि अपने सेक्शन 42 आगे भी पढ़ेंगे जब टॉपिक आएगा, पर ठीक है लिख लो सेक्शन 42, इसमें लिख लीजिए, अ बायर इज सेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, या बायर इज डीम्ड टू एक्सेप्ट द गुड्स अंडर फॉलोइंग, या फिर इज सेड टू एक्सेप्ट द गुड्स अंडर फॉलोइंग। नंबर 1, when he communicates about acceptance to the seller, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सप्रेस कम्युनिकेशन, when he communicates about his acceptance to the seller. Number 2, when goods are kept by buyer for a reasonable time, when goods are kept by buyer for reasonable time. Number 3, when buyer has consumed or used the goods, buyer has consumed or used the goods. ठीक है, 3 लिख लो बस, बहुत है, बेसिक हो जाएगा। ओके, अब आ जाइए एक और क्वेश्चन। हम बोल रहे हैं कि भैया कोई टर्म्स है, अगर आप उसका ब्रीच करते हो तो वो तो, या तो अगर मान लो वो टर्म कंडीशन है या वारंटी है जो भी है, तो अब हम उसमें क्या करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, सपोज कि जो टर्म है जिसको आप स्टिपुलेशन बोल रहे हैं, अगर वो ही इम्पॉसिबल हो गई टू परफॉर्म, अगर उसको परफॉर्म करना अनलॉफुल बन गया तो क्या करेंगे आप। मान लीजिए सेलर ने कहा था कि भैया मैं तुमको कल तक सामान लाकर दे दूंगा, और कल इतना तेज तूफान आंधी ये सब आया कि वो सामान ला ही नहीं सकता था, कैसे लाए, बहुत बरसात हो रही थी, तेज हवा चल रही थी, कि सामान आ ही नहीं सकता था। अब क्या करेंगे वो, अब सेलर की कोई गलती तो है नहीं, वो कहेगा साहब इम्पॉसिबल था, मैं कैसे लाता, हवाई जहाज से किसी भी तरीके से नहीं ला सकता था मैं, ये तो इम्पॉसिबल है, और आप बोल रहे हो कि मैंने ब्रीच किया है। कोई भी ऐसी टर्म है कॉन्ट्रैक्ट की जिसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है, जिसको परफॉर्मेंस अगर अगर की जाती है तो वो अनलॉफुल होगा, तो क्या वो ब्रीच ऑफ कंडीशन या ब्रीच ऑफ वारंटी में आएगा, नहीं आएगा। इसको लिख लो कि अगर कोई भी टर्म जो है ना, इफ इट बिकम्स इम्पॉसिबल या फिर अनलॉफुल, इट शैल नॉट अमाउंट टू ब्रीच ऑफ कंडीशन या वारंटी, उसको आप ब्रीच ऑफ कंडीशन या वारंटी में नहीं ले सकते हो। ठीक है, ये लिख लो, इफ द टर्म्स, या फिर इफ एनी स्टिपुलेशन, या इफ एनी टर्म as to contract of sale, if any term as to contract for sale becomes impossible or unlawful, या कैसे भी लिख दो, becomes impossible, हाँ ठीक है, becomes impossible or unlawful, it shall not amount to breach of condition or warranty, और वारंटी, और वारंटी। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आपके पास आ जाए कि भैया ऐसी कोई टर्म्स थी जो कंडीशन है, पर उस टर्म को बाद में परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया, आप बोलोगे भैया कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया तो कोई लायबल नहीं होगा किसी भी चीज के लिए। ठीक है, हालांकि इसके अंदर सेक्शन 56 जो अपने एक बार पहले भी बात की थी, अगर वो लग रहा है तो अलग बात है, बट अगर वो नहीं लग रहा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई लायबल नहीं होगा इस चीज के लिए, ये ध्यान दें, कोई लायबल नहीं होगा इस चीज के लिए, ये तो ध्यान रख लेना। कोई भी डाउट कुछ भी।
कोई भी डाउट? अब आ जाइए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर सेल ऑफ गुड्स? मेरा कहने का मतलब है, मूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, मूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है, और उसमें टाइम, टाइम मतलब मैंने कहा था कि भैया मैं आपको सामान कल तक लाके दे दूंगा, तो क्या ये एक इसेंशियल पार्ट है? इसेंशियल पार्ट मतलब कि क्या हम इसको कंडीशन मान सकते हैं? या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स जिसको हम बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में जो टाइम होता है, टाइम किस चीज का? टाइम ऑफ पेमेंट, टाइम ऑफ डिलीवरी, क्या ये एसेंस है या नहीं? एसेंस का मतलब क्या ये इसेंशियल पार्ट है? और अगर ये इसेंशियल पार्ट है तो इनको क्या माना जाएगा? कंडीशन। क्या ये इसेंशियल पार्ट है या नहीं? बताइए, क्या माना जाएगा या नहीं? चलो आ जाओ। कॉन्ट्रैक्ट दो चीजों का हो सकता है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ते हैं, या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जिसको आप बोलते हो लैंड, घर, ये सब जिसको सोगा नहीं लगता, या फिर होता है मूवेबल प्रॉपर्टी का जिसको सोगा लगता है। अब ध्यान देना, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम कभी भी एसेंस नहीं होता, टाइम कभी भी एसेंस नहीं होता। एक, ठीक है? ठीक है, अभी आता हूं आपके इस क्वेश्चन पे। टाइम एसेंस नहीं होता। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर आपसे पूछा जाए भैया टाइम ऑफ पेमेंट, कि उसने बोला है कि इतनी तारीख को पैसा दे दूंगा, तो ये भी जनरली एसेंस नहीं होता, मतलब इसेंशियल नहीं होता। इसको आप वो नहीं मान सकते, कंडीशन नहीं मान सकते। अब बात आती क्या इसके अलावा? टाइम इज एसेंशियल इन दैट केस, ठीक है, यस सर, लाइक फार्मर्स टू गिव क्रॉप्स आफ्टर 6 months आफ्टर क्रॉप, सर ठीक है। उसके अलावा जैसे आपने बोला कि भाई टाइम ऑफ डिलीवरी जिसको अपने बोलते हैं कि भैया इतने समय में सामान दे दूंगा, क्या ये इसेंशियल है? तो यहाँ पर बोला गया कि भैया मूवेबल में हम ये नहीं कह रहे कि इसेंशियल नहीं है, हम ये भी नहीं कह रहे इसेंशियल है, ये डिपेंड करेगा ऑन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये डिपेंड करेगा एज एग्रीड बाय पार्टीज, एज एग्रीड बाय पार्टीज। अब ध्यान देना, ये बात मैंने आपको पूरी कहानी इसलिए बताई क्योंकि ऐसा कई बार पूछ सकता है वो। अगर तो वो ये पूछ ले कि यार जमीन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है, घर बेचने का है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वहां टाइम इसेंशियल नहीं होता, चाहे टाइम ऑफ पेमेंट हो चाहे टाइम ऑफ डिलीवरी हो, इतनी तारीख को पैसा दे दूंगा, इतनी तारीख को घर दे दूंगा, इसेंशियल नहीं होता। इसेंशियल का मतलब क्या है कि भैया आप कॉन्ट्रैक्ट को सेटिसाइड नहीं कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कंडीशन वारंटी वाली बात आ गई इसमें। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी टाइम इसेंशियल है या नहीं, ये डिपेंड किस पे करेगा? कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पे। ऐसा नहीं कि मूवेबल प्रॉपर्टी का तो टाइम इसेंशियल होगा ही होगा, हालांकि हम जनरल ऐसे बोलते थे जब तक हमने सोगा नहीं पढ़ा था। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज भी वही बोलता है, पर सोगा अब अलग आ गया ना, सोगा बोलता है ऐसा नहीं है। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में टाइम एसेंस है या नहीं ये पार्टीज डिसाइड करेंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीजें लिखी है उस पर डिपेंड करेगा। कि भाई अगर मान लो जैसे आपने एग्जांपल दिया हर्ष कि भाई वो कह रहा है कि साहब 6 महीने बाद सामान दे दूंगा, अगर वहां पर जो बातें उनकी हो रही है उससे लग रहा है कि यार टाइम इसेंशियल है, कि अगर इसने 6 महीने बाद सामान नहीं दिया तो सामने वाले को वो सामान काम का भी नहीं है। मान लीजिए मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि यार मेरे को ना, मान लो अभी सर्दियां हैं, मेरे को यार सर्दियों के ना कपड़े चाहिए आपसे, मैं आगे मेरी दुकान है और सर्दियों के कपड़े चाहिए, आपने कहा दे देंगे भैया, कब? 1 महीने बाद ले लेना, ठीक है साहब। मैंने कहा ठीक है यार, सर्दी अभी आई है, 1 महीने बाद आ जाएगा, फिर 2-3 महीने बढ़िया बेचूंगा। आपने मेरे को 1 महीने बाद दिए नहीं, आप मेरे को 1 महीने बाद भी 2 महीने बाद दे रहे हो, अब मेरे को क्या काम है? वहां पर टाइम इसेंशियल है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि भैया मेरे को सामान किस लिए चाहिए, अगर सामान की डिलीवरी में लेट होता है तो मेरा नुकसान होगा, वहां पर टाइम इसेंशियल है। जनरली ऐसा नहीं बोल सकते हो। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में उसके बाद टाइम ऑफ पेमेंट इसेंशियल है या नहीं है? जनरली नहीं है, बट अगर पार्टीज ने एग्री कर दिया, पार्टीज ने ये बोल रखा है आपस में कि भैया टाइम इज पेमेंट
का टाइम इजेंशियल है, अगर टाइम पर पेमेंट नहीं दी तो मैं अपनी चीज वापस ले जाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड करवा लूंगा, तो फिर यहां भी टाइम इजेंशियल हो जाएगा। इन शॉर्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी में टाइम इजेंशियल नहीं होता, मूवेबल प्रॉपर्टी में टाइम इजेंशियल होगा या नहीं होगा, ये या तो बोल दो आप कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स, या बोल दो एज एग्रीड बाय पार्टीज, पार्टीज जो एग्री कर रही है उसके बेस पे हम बोल सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे वो ये पूछ लेना कि क्या टाइम ऑफ पेमेंट इजेंशियल है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है, जनरली नहीं है, सेक्शन 11। अगर आपसे वो पूछ ले कि भाई नॉर्मल कि टाइम ऑफ पेमेंट इजेंशियल है, जनरली नहीं है, बट अगर पार्टीज एक्सप्रेसली बोलती हैं, मतलब पार्टीज एग्री करती हैं ऐसा कि भैया अगर समय पे पैसा नहीं दिया तो मैं सामान वापस ले जाऊंगा, वहां इजेंशियल हो जाएगा, वहां ये इजेंशियल हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो, थोड़ा सा ऐसा है तो इसलिए आप इसको नोट कर लो, मैं लिखवा देता हूं, इसमें लिख लो, ऐसे हेडिंग डाल दो, वेदर, ऐसे क्वेश्चन डाल दो, वेदर, हाँ, वेदर टाइम इज इजेंशियल इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स, क्या टाइम एक इजेंशियल पार्ट है, वेदर टाइम इज इजेंशियल इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स के अंदर टाइम एक इजेंशियल पार्ट है, इजेंशियल पार्ट है तो मतलब उसको कंडीशन माना जाएगा, इसमें लिखो क्या टाइम इजेंशियल है इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स, इसमें पहले तो एक ये लिख लो, इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टाइम इज नॉट इजेंशियल, याद रहे ताकि, इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टाइम इज नॉट इजेंशियल, मतलब इसको गारंटी नहीं वारंटी माना, सॉरी कंडीशन नहीं वारंटी माना जाएगा। इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टाइम इज नॉट इजेंशियल। अब आ जाओ इसके अंदर, इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ मूवेबल, लिख लो अगर लिखना, सेक्शन 11 में बताया गया है, सेक्शन 11 ऑफ सोगा प्रोवाइड्स दैट, सेक्शन 11 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 प्रोवाइड्स दैट in contract for sale of movable property, in contract for sale of movable property, whether time is essential or not shall depend upon terms of contract, whether time is essential or not shall depend upon terms of contract, in contract for sale of movable property, whether time is essential or not it shall depend upon terms of contract or as agreed between parties, full stop. The term as to time of payment is not essential unless otherwise agreed between parties. Generally नहीं होता है essential unless otherwise agreed between parties. The term as to time of payment is not essential unless otherwise agreed between parties. अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या टाइम ऑफ पेमेंट इजेंशियल है, जनरली नहीं है साहब। टाइम ऑफ पेमेंट इजेंशियल है साहब, जनरली नहीं है। अच्छा, कोई भी टाइम मतलब कोई भी टर्म है एज टू टाइम, तो क्या वो इजेंशियल है, तो साहब पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेगा या फिर पार्टीज ने जो फिक्स किया उस पर डिपेंड करेगा। इसमें कुछ यूनिफॉर्म रूल नहीं है मूवेबल प्रॉपर्टी में, इमूवेबल में यूनिफॉर्म रूल है। ठीक है, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, 1 घंटे की क्लास में आज तुमने काफी ज्यादा ही पढ़ लिया। कंडीशन वारंटी, उसमें डिफरेंस, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से देख लेना। ठीक है, कंडीशन क्या होता है, वारंटी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कब कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट किया जा सकता है, मतलब किसके पास ये अधिकार है कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट करने का, कुछ भी। हाँ, ये कि क्या टाइम ऑफ पेमेंट इजेंशियल है, पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, क्या टाइम ऑफ इजेंशियल नहीं है, क्या कोई भी टाइम का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इजेंशियल है या नहीं है, वो डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, है नहीं है कुछ फिक्स नहीं है। यस, कोई भी डाउट कुछ भी। यस, कोई भी डाउट कुछ भी। चलिए ठीक है, जितना लिखवाया इतना ही पढ़ लेना यार, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो एग्जाम्पल है, जैसे मान लो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया,
जो बताया, अगर आपको ऐसा एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख लेना बना के, ठीक है। और अगर बोलते हो तो मैं एग्जाम्पल डिक्टेट कर देता हूँ, अगर आपको एग्जाम्पल डिक्टेट करवाना है तो मैं डिक्टेट कर देता हूँ। और अगर खुद से लिख सकते हो तो खुद से भी लिख लेना। अगर एग्जाम्पल डिक्टेट करना है तो मैं कर देता हूँ आपको। जी, कोई भी डाउट, कुछ भी? क्लास करने खत्म? ठीक है, लिख लो, लिख लो। इसमें लिख लो एग्जाम्पल 1, ऐसे डाल दो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, उसमें लिखो एग्जाम्पल 1, उसमें लिखो ए wanted to purchase a car, wanted to purchase a car for tracking purpose and he informed about it to defendant। उसने ये बात किसको बताई थी? सॉरी, informed about it to B, and he informed about it to B, the owner of car agency. A wanted to purchase a car for tracking purpose and he informed about it to B, the owner of car agency. B suggested A to buy car YZE, मॉडल क्या है? YZE. The car turned out to be unfit for such purpose. Full stop. A wanted to purchase a car for tracking purpose, और उसने इस बारे में इन्फॉर्म भी किया था बी को, जो कार एजेंसी का मालिक है। बी suggested him to buy YZE, car model YZE. The car appeared to be unfit. Full stop. The court held it as breach of condition by B. As breach of condition by B. ऐसा बोल सकते हो, इट इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बाय बी, क्योंकि उसने उस बारे में इन्फॉर्म किया था कि भाई मेरे को किस लिए चाहिए। तो जो उसने टर्म्स का ब्रीच किया है कि भाई मेरे को ट्रैकिंग पर्पज से गाड़ी चाहिए, तुमने कुछ और ही दे दिया। ठीक है, फिर लिखो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2। A A A wanted to purchase a ship. A wanted to purchase a ship. Made an offer. सीधा लिख दो। A made an offer to B for purchase of ship. A made an offer to B for purchase of ship. Full stop. B informed that the ship weighed as 40 tons, whereas the ship was actually of 460 tons। उसने इसको इन्फॉर्म किया, whereas it was actually of 360 tons। दोबारा बोल रहा हूँ, A offered B to purchase a ship. B informed A that the ship weight is 460 tons. Actually, the ship was of 360 tons. Full stop. After purchase, upon examination, A got the information that the ship is of 360 tons and A filed suit to set aside the contract. After purchase, upon examination, A finds the information that ship is of 360 tons, full stop, and A instituted suit to set aside the contract, full stop. The court held that it is a breach of warranty. The court held that it is a breach of warranty as the offer was made only for ship and not for any particular specification. The court held that it is a breach of warranty as the offer was made for ship and not for any particular specification.
अगर वो ये कहता कि मेरे को 460 टन की वाली शिप ही चाहिए तो फिर अलग बात होती, और उसने ऐसा कुछ बोला नहीं। अगर बोला होता तो अलग बात होती। ठीक है, 11, 12 और 13। कर दें खत्म। लेक्चर नंबर 6। सोगा, सोगा, सोगा। लेक्चर नंबर 6 लिख लिया कुछ? चलो भाई ठीक है। 2:17 हो रहे हैं। 1 घंटे बाद आपकी एनडीपीएस की क्लास करेंगे, ठीक है? खाना वाना खा ले तब तक हम भी। तो 1 घंटे बाद आपकी एनडीपीएस की क्लास करेंगे, लगभग सवा नहीं आ तो 1 मिनट, 3 बजे वाला मॉक किसका है? 1 मिनट। हाँ, ठीक है, 3 बजे अभी एक मॉक इंटरव्यू है। 1 मिनट। हाँ, 3 बजे वाला मॉक किसका है? ये वाला मॉक है कंचन। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने 3 बजे ही क्लास करेंगे। फटाफट आपकी क्लास को निपटा देंगे एनडीपीएस वाली को। ठीक है, फिर आपका, फिर उसके बाद दूसरा मॉक रख लेंगे। चलिए ठीक है, अब क्लास खत्म है। कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू।